बकरा ईद पर देवरानी जेठानी में बकरे का बंटवारा। आमीना अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। अभी तक सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन, अम्मी जान आज तो घर में ना चावल है ना ही आटा। या मौला, ये किस मनहूस की नजर लग गई मेरे परिवार को। तीनों सास बहू परेशान थी। कुछ देर बाद नगमा को उसका पति फरहान आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चालाक नगमा ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। क्या हुआ नगमा? जानते नहीं हो जी, अरे घर में देखने के लिए भी राशन नहीं है। पहले बताइए कि क्या आप कुछ पैसे लेकर आए हो? हाँ, मेरे मालिक ने मुझे अभी करीब 10,000 रुपए दिए हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप इन पैसों को कहीं पर छिपा दो, वरना घर में जाते ये सारे पैसे भस्म हो जाएंगे। और वैसे भी पूरे घर का खर्च बस आप ही चलाते हो, जेठ जी तो बस नाम के लिए बड़े हैं। नगमा ने ऐसी ही बातों बातों में अपने पति को चढ़ा दिया। तुम ठीक कहती हो। नगमा और फरहान दोनों घर में एक साथ आ गए। अरे तुम दोनों कहाँ थे? इससे पहले वो कुछ बोलते पीछे से अरहान एक कमजोर सी बकरी हाथ में लिए रोता हुआ घर पहुंचा। या अल्लाह, क्या बात है? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। अल्लाह के लिए ऐसा मत कहिए, बता तो दीजिए कि हुआ क्या है। हुमैरा, इस घर को चलाने के लिए मुझे मेरा पूरा काम किसी और के हाथों में बेचना पड़ा। बेटा ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ? अगर तुझे सब बेचना भी पड़ा तो परिवार की जरूरतों के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं। अरहान एक चरवाहा था, उसके सभी वंशज यही काम करते चले आ रहे थे। बेटा फरहान, मेरे बच्चे, क्या तू कुछ पैसे लाया है? तभी पीछे से नगमा बोल पड़ी। हाँ लाए हैं, लेकिन इन पैसों में से आप लोगों को पूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसे क्यों बोल रही है? एक बात आप मेरी सभी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं और फरहान जी आप सभी से अब छुटकारा चाहते हैं। अम्मी, हमें हमारा हिस्सा दीजिए और हमें खुद से अलग कर दीजिए। ये अचानक ही तुम्हें क्या हुआ? ये अचानक का नहीं है जेठानी जी। अरे जब से इस घर में आई हूँ तब से इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू भी ऐसा ही चाहता है? ये क्या बोलेंगे? मैं बताती हूँ। हाँ, ये भी यही चाहते हैं। तेरी जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है। अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है तो मैं आज ही अपनी मौजूदगी में इस घर का बंटवारा कर दूंगी। आमिना ने उसी दिन गांव के मुखिया और पंचायत को बुला लिया। मुखिया की मौजूदगी और रजाबंदी से पूरे घर का बंटवारा कर दिया गया। सब कुछ बच गया, लेकिन अब बस ये बीमार बकरी बची हुई है। नहीं मुखिया साहब, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। फरहान की बीवी की बात को मानकर बकरी को हुमेरा के पास ही रहने दिया गया। घर में बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई और अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। बंटवारे के बाद नगमा तो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन अरहान के घर में अभी भी तंगी का ही माहौल था। अम्मी, आज तो रोटी से लगाकर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, जो भी है तू मुझे वही दे दे। तो वहीं दूसरी तरफ आज तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। नगमा की बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेचारी माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर उसे छोड़ दिया। जहाँ एक तरफ बीवी बिरयानी के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ नमक के साथ रोटी के निवाले निगल रही थी। हुमेरा कहाँ पर है? वो बकरी को रोटी खिला रही है। खा ले मेरी बकरी और फिर से तगड़ी ताजी हो जा। हुमेरा बकरी को बड़े ही प्यार से पाल रही थी। बकरी उसकी मोहब्बत से ही आधी ठीक हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीत गया। बहरान भी एक फैक्ट्री में लग चुका था, तो उनके पैसे की किल्लत खत्म हो गई। अरे वाह हुमेरा, तूने तो अपने हाथ की रोटी ही इसे दवा बतौर लगा दी। देख अब ये कितनी तंदुरुस्त हो गई है। आमिना अपनी बकरी को देखकर खुश हो रही थी, तभी वहाँ पर नगमा आ गई। सलाम अम्मी जान, क्यों आई है? मुझे लगता है कि बंटवारे के समय हम अपनी एक कीमती चीज यहाँ पर भूल गए थे। देखो, ना हमारे पास तुम्हारा कुछ है और ना तुम पर हमारा, समझी? अरे आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस अपने हक की चीज, ये बकरी लेने आई हूँ। मैं तुम्हें मेरी बकरी नहीं दूंगी। कौन कहता है कि ये तुम्हारी है? अरे तो फरहान के भी बाप दादा की है। तू इतनी कैसे गिर सकती है? या तो मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, वरना मैं पूरे मोहल्ले को भी चीख चीख कर यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी। नगमा की बात मजबूरन दोनों सास बहू को माननी पड़ी। वैसे ये सरासर गलत है। जब इस बकरी से आपको कोई फायदा नहीं था, तब आपने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, और अब जब ये वापस से स्वस्थ हो गई है तो तुम इसे बांटना चाहते हो। देखिए, ये सब इंसानों की नजरों में गलत है मुखिया साहब, और आप इंसानों की नहीं कानून की सुनने वाले हो, और कानून के हिसाब से इस बकरी पर हमारा ही अधिकार है। नगमा की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया और उसने उस बकरी को भी उनके बीच बांट दिया। ये फैसला लिया गया कि जितने समय वो बकरी अरहान के पास रही, अब उतने ही समय वो फरहान के पास रहेगी। घर लाने के बाद नगमा ने उसका ख्याल सही से नहीं रखा।
वो उसका दूध तो निकालती थी, लेकिन उसे कभी भी खाना समय पर नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बकरी फिर से बीमार पड़ गई। सुनो जी, ये बकरी किसी काम की नहीं है, ऐसा कीजिए, बकरा ईद करीब है, आप इसे कसाई को बेचकर एक नया बकरा ले आइए। फरहान ने अपनी बीवी की बात मान ली और वो उसे कसाई को बेचने निकल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते से अरहान ने देख लिया। ये फरहान मेरी बकरी को कहाँ ले जा रहा है? अरहान उसका पीछा करता हुआ एक कसाई की दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने फरहान के हाथों अपनी बकरी को बिकते देखा। बस इसकी सांस के पैसे दे रहा हूँ। अरे जो भी हो, अब ये तुम्हारी है, अब तुम इसे काटो पालो कुछ भी करो। अरहान को ये सब देखकर आंखों में पानी आ गया। कसाई ने बकरी को वहीं लेटाया और उसे हलाल करने की तैयारी करने लगा। वो बस अपनी पैनी छुरी उसकी गर्दन पर फेरने ही वाला था। रुक जाओ। कौन है रे तू? मैं इस बकरी का मालिक हूँ। अबे ओ, इसके लिए मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए हैं, तो इसका मालिक अब मैं हूँ। अल्लाह के लिए इसे छोड़ दो। कसाई को अरहान की रोती हुई आंखों पर तरस आ गया और उसने उसे बकरी लौटा दी। जैसे ही इस घटना की खबर मुखिया को लगी तो वो फरहान पर बहुत नाराज हुआ। हर चीज बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। अब तुमने ये गलती की तो तुम्हें इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने बड़े भाई को भरपाई के रूप में 1,000 सोने के सिक्के देने होंगे। मुखिया की बात सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए, लेकिन उन्हें मुखिया की बात माननी पड़ी। उस दिन के बाद से फरहान अपने हर महीने की कमाई से एक सोने का सिक्का अरहान को देता था। इससे उसका घमंड भी चूर चूर हो चुका था और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। यशोदा के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज उसके चौथे और सबसे छोटे बेटे मोहित की शादी होती है। यशोदा बहन, तुम तो बड़ी ही नसीब वाली हो। अब तो तुम्हारी 4 बहुएं हो गई हैं। अब तो तुम बैठकर राज करोगी। नहीं शांति बहन, मैं तो अपने तीनों बहुओं को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और छोटी बहू को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। मेरी खुद की तो कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बहू को ही अपनी बेटी मानती हूँ। सही है यशोदा बहन, सास हो तो तुम जैसी, वरना आजकल की सास तो अपनी बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। अरे ओ सासू माँ, अब क्या वही पड़ोसन से बातें करती रहोगी या आकर यहाँ कुछ काम भी करोगी? इन्हें तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए। माँ जी, अब आप आ भी जाइए, या आपके लिए हमें कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? आई बहू, मैं तो बस शांति बहन से थोड़ा बात कर रही थी। क्या हो गया? हाँ, आप तो बस अपनी पड़ोसन से बात ही करते रहिए और हम तीनों यहाँ काम करती हैं। आपसे ये नहीं हुआ कि कब से तीनों बहुएं काम में लगी हुई हैं। जरा आकर इनका हाथ बटा लूं। और आप मुझे ये बताइए, आपने ये ऑरेंज कलर की साड़ी क्यों पहनी है? बहू, ये रंग मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं अपने बेटे की शादी में यही रंग की साड़ी पहनूं। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप तो जानती हैं ये रंग सिर्फ गोरे लोगों पर अच्छा लगता है, जैसे कि हम तीनों, ना कि आप जैसी काली औरतों पर। ये रंग आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कहीं अंधेरे में बाहर चली गई तो लोग आपको चुड़ैल समझकर डर जाएंगे। आप जाकर अपनी साड़ी बदल लीजिए। अपनी बहुओं की बातें सुनकर यशोदा को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर जल्दी से अपनी साड़ी बदल लेती है। यशोदा रंग रूप में बहुत काली होती है, लेकिन उसकी तीनों बहुएं बहुत गोरी होती हैं। यशोदा की सबसे छोटी बहू आलिया भी बहुत गोरी होती है। शादी होने के बाद यशोदा बड़े प्यार से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर अपने इस नए घर में प्रवेश करो। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। रिया, कोमल और पूजा, अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाओ। आलिया बहू थोड़ी देर आराम कर लेगी, शादी में बहुत थकान हो गई होगी। अपनी सास के कहने पर तीनों अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती हैं। आलिया, तुम इस घर में नहीं हो तो तुम्हें हम एक बात बता दे, माँ जी से जरा दूर ही रहना। लेकिन क्यों भाभी, माँ जी तो इतनी प्यारी हैं, भला मैं उनसे दूर क्यों रहूं? क्या उन्हें कोई बीमारी है? हाँ आलिया, उन्हें बीमारी है, काले रंग की बीमारी है। तुमने देखा नहीं उनका रंग कितना काला है? अगर तुम उनके साथ रहोगी ना तो तुम्हारा ये रंग काला बन जाएगा। इसीलिए हम तीनों भी अपने गोरे रंग को बचाने के लिए माँ जी से दूर ही रहते हैं। भाभी, ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? अगर माँ जी का रंग काला है और मैं उनके पास रहूंगी तो मेरा रंग कैसे काला हो जाएगा? और दूसरी बात, अगर माँ जी काली है तो इसमें बुरा क्या है? क्या काले इंसान नहीं होते हैं, उनमें दिल नहीं होता? हमने तो भाई बस तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बताया था। अगर कल को तुम्हारा रंग काला हो जाता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें मत बोलना कि हमने तुम्हें पहले नहीं बताया। नहीं भाभी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली,
क्योंकि जो चीज होती नहीं है मैं आपको वो क्यों बोलूंगी। अब आप तीनों यहाँ से जा सकती हैं। मैंने अपना कमरा देख लिया है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगी। अपनी नई देवरानी का ऐसा जवाब सुनकर तीनों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो तीनों वहां से मुंह बनाती हुई चली जाती हैं। आलिया भले ही इन तीनों की तरह रंग रूप में गोरी और सुंदर होती है, लेकिन इन तीनों की तरह आलिया का दिल काला नहीं था, बल्कि अपनी सुंदरता की तरह ही आलिया का दिल भी बहुत प्यारा होता है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बाहर बहुत धूप हो रही है, अगर आप धूप में जाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आलिया बहू, मैं तो घर का कुछ सामान लेने जा रही थी। माँ जी, इस उम्र में भी आप घर के काम करती हैं? आपको तो आराम करना चाहिए, और आप यहाँ काम कर रही हैं, वो भी इतनी धूप में। आप हम में से किसी को कह देती, हम जाकर सामान ले आते। हमने क्या कोई ठेका ले रखा है जो कुछ सामान लेने के लिए हम धूप में जाएंगे और अपना ये कोरा रंग जलाएंगे? भला जब माँ जी हैं तो ये धूप के काम हम क्यों करें? वैसे भी इनका रंग इतना काला है, अगर धूप में जाने से थोड़ा और काला हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिखेगा क्यों ना। माँ जी सही कहा ना? भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुओं के होने के बावजूद भी माँ जी को इतनी धूप में बाहर जाकर खुद ही सामान लाना पड़ रहा है, और अगर आप इस धूप में बाहर चली भी जाएंगी तो आपका ये रंग रूप नहीं जलेगा। देखो छोटी देवरानी, तुम इस घर की सबसे छोटी बहू हो, तो तुम्हें हमारे सामने ये चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो। आज तक बाहर के धूप के जितने भी काम होते हैं वो सब माँ जी ही करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन भाभी, आलिया बहू बस कर, अपनी भाभी से बहस मत कर। आज तक ये सारे काम मैं ही करती आई हूँ। बहू सही तो कह रही है, मेरा रंग इतना काला है, अगर बाहर जाने से मेरा रंग और काला हो जाएगा तो उसमें हर्ज क्या है। अपनी बहुओं की ऐसी बातें सुनकर यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, बल्कि अपनी साइड ले रही आलिया को भी वो चुप करा देती है और आंखों में आंसू लिए कड़कती धूप में सामान लेने के लिए चली जाती है। लेकिन इसका फर्क उन तीनों पर जरा भी नहीं पड़ता। आलिया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो इन तीनों को सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। सॉरी भाभी, ये सब करने के लिए, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। अगर ये मैंने नहीं किया तो आपको कभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। इतना कहकर आलिया अपनी तीनों भाभियों के मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपायरी क्रीम मिला देती है, जिससे जब वो तीनों वो प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज करते हैं तो उनके फेस पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, और उन लाल लाल दानों की वजह से उन तीनों की खूबसूरती में दाग लग जाता है। जब भी वो तीनों घर से बाहर निकलती तो मोहल्ले वाले और बच्चे उन तीनों को देखकर चिढ़ाते हैं। अपने साथ ऐसा होता देखकर तीनों को बहुत रोना आता है और वो रोते रोते वापस अपने घर चली आती हैं। क्या हुआ बहू, तुम तीनों रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? देखिए ना माँ जी, हमारे चेहरे पर ये लाल लाल दाने हो गए हैं। दानों की वजह से हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। अगर ये दाने हमारे चेहरे पर हो गए तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ माँ जी, हम जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो सारा मोहल्ला और बच्चे हमें देखकर हंसते हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर यशोदा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो घर के बाहर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, कौन है जिसने मेरी बहू का मजाक उड़ाया है? अगर किसी के चेहरे पर दाने हैं तो क्या तुम लोग उसका ऐसे मजाक उड़ाओगे? तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को ऐसे बोलने का या उसका मजाक उड़ाने का। अगर आइंदा मेरी बहुओं को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि काले रंग की वजह से आज तक जो भी उन्होंने अपनी सास के साथ किया वो सही नहीं था। जिसके बाद वो तीनों अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने हमेशा आपके काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी आपने हमें अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया। आज हमें एहसास हो गया है कि जब तक आपके काले रंग का मजाक उड़ाती थी तो आपको हम कितना परेशान करते थे, आपको कितना बुरा लगता होगा। बहू, तुम्हें बस मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो, और एक बेटी अपनी माँ से ऐसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इतना कहकर यशोदा अपनी तीनों बहुओं को गले से लगा लेती है। अब यशोदा की तीनों बहुएं सुधर जाती हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे के दाने भी जाने लगते हैं।
ये सब देखकर आलिया को बहुत खुशी होती है। अब चारों बहुएं मिलकर खुशी खुशी साथ रहती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं।